सो हमने एटम किया। एटम क्या आपके पास में? एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एटम क्या है आपके पास में? एलिमेंट आपके पास। एटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एटम क्या है? किसी भी एलिमेंट की, मतलब जो फ्रीली एग्जिस्टिंग केमिकल मटेरियल है आपके पास में, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट पॉसिबल है वो आपके पास एटम है। और हमने देखा कि पहले कहा गया था कि एटम क्या है? इंडिविजिबल पार्टिकल है। मतलब एटम को फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक से बैठ जाओ। पर बाद में हमने क्या देखा? बाद में हमने क्या देखा कि एटम के अंदर हमने देखा हमारे पास तीन और पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या देखने को मिलते हैं आपको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हें कहा हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है, पर एटम इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है। आप उसको फर्दर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया आपके पास में दैट वी हैव सम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स आपके पास में प्रेजेंट है, जिन्हें कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की हमने सर्टेन प्रॉपर्टीज करी थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज करी थी। क्या? सबसे पहले बात करते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहले बात करते हैं आपके पास में इलेक्ट्रॉन की। हमारे पास में हम बात करते हैं सिंबल की। इनका सिंबल क्या है? इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं स्मॉल ई से आपके पास में, प्रोटॉन को डिनोट करेंगे स्मॉल पी से, और न्यूट्रॉन को डिनोट करेंगे हम स्मॉल एन से आपके पास में। बात करें नेचर की आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। कैसे पार्टिकल है? यस। इलेक्ट्रॉन आपके पास में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन आपके पास में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। एंड न्यूट्रॉन आपके पास ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। मतलब नो चार्ज। न्यूट्रल का मतलब क्या है? नो चार्ज। भाई ना ही पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है आपके पास। तो अगर हम बात करें उस चार्ज, तो हम चार्ज को किससे बताते हैं? चार्ज की वैल्यू तो वैसे 1 पॉइंट समथिंग है, पर हम जो है वो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लेके रखते हैं। तो चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है? क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो माइनस, और इसकी वैल्यू होती है 1। प्रोटॉन की क्या हो जाएगी? +1। न्यूट्रॉन में हमने कहा नो चार्ज, मतलब इसका 0 आपके पास। ऐसे हमने किया था इनका मास, कि भाई एब्सोल्यूट मास क्या होगा आपके पास में? एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट मास इज 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। नहीं सॉरी, मास नहीं, हम चार्ज की बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट चार्ज कितना है? अगर आपके पास पूछता है एब्सोल्यूट चार्ज कितना है, तब आप इस चार्ज को बताएंगे 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। सिंपल चार्ज की बात हो रही है तो हमने इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं सीधा -1 आपके पास में। अगर हम बात करें पॉजिटिव की, आपके पास में प्रोटॉन है, सेम चार्ज रहेगा, बस वो पॉजिटिवली चार्ज है। 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे आ जाता है 0। रिलेटिव मास की बात करते हैं। मास कितना? इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल लेते हैं क्योंकि इसका मास बहुत छोटा होता है। ये होता है 1/1838 यू। यू इज एटॉमिक मास यूनिट आपके पास में। तो 1/1838 यू, जो कि बहुत छोटी वैल्यू होती है। बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का मास है 1 यू, एंड न्यूट्रॉन का मास भी होता है 1 यू आपके पास। तो इस मास को हम जब एब्सोल्यूट में बात करें कि एब्सोल्यूट मास कितना है, जो हमें कैलकुलेटर मिलता है वो कितना है? दैट इज 9.109 इंटू 10⁻⁻20
कोई अंकल ना गिर रहा होगा। 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम आपके पास में, जो कि एक बहुत ही छोटी वैल्यू होती है। इसलिए हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। बात करें प्रोटॉन के मास की, इट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एंड न्यूट्रॉन भी ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो आपके पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए आप जो प्रेजेंट है। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए। क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ऑलमोस्ट सभी आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उनमें उनके एटम्स में प्रेजेंट होते हैं आपके पास तीनों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक्सेप्शन है आपके पास में हाइड्रोजन। ऑल एटम्स, all atoms except hydrogen contain न्यूट्रॉन। कहते हैं आपके पास जितने भी एटम्स हैं, आपके पास जितने भी एटम है, आप किसी भी एलिमेंट का एटम ले लो, आप सोडियम का एटम ले लो, आप पोटेशियम का एटम ले लो, मैग्नीशियम का ले लो, ऑक्सीजन का ले लो, हर एक एटम में आपको इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा, प्रोटॉन भी मिलेगा और न्यूट्रॉन भी मिलेगा। पर एक अकेला हमारा हाइड्रोजन ऐसा होता है जिसके पास में न्यूट्रॉन नहीं होता है। मतलब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, आपके पास में हाइड्रोजन के एटम की बात करें, तो हाइड्रोजन का आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, पर इसके पास 0 न्यूट्रॉन होते हैं। इसके पास 0 न्यूट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल, इसका मतलब हाइड्रोजन का मास किसके इक्वल होगा? प्रोटॉन के मास के। तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। समझ में आई बात? मास ऑफ यस, मास ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन आपके पास में। ये याद रखने वाली बात है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है आपके पास में। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो हमने बात करी अब आपके पास में कि अब तक पता चल गया, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट से इन्होंने पता कर लिया कि भाई एटम के अंदर और भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कौन से पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपके पास में। अब आता है आपके पास में कि ये एटम के अंदर ये पार्टिकल्स किस तरीके से लोकेटेड है। अब क्या आता है हमारे पास में? कहते हैं लोकेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आपको क्या बतानी है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स की लोकेशन, मतलब किसकी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहते हैं कि भाई तुमने ये तो बता दिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, पर ये सब कहाँ कहाँ पे है, ये कैसे बताओगे? तो इसके लिए आए थे हमारे पास मॉडल ऑफ एटम, या हम जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपके पास हाँ, क्यों? क्या? ओके, नॉर्मल है। तो अब आए आपके पास में क्या है? हमारे पास आया ना कि भाई एटम्स में आपने किस तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अरेंज किया। तो इस पे हमारे पास में कई सारे साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग, हमने जो है वो एटम्स के स्ट्रक्चर बताए। क्या बताया उन्होंने?
स्ट्रक्चर्स बताए उन्होंने, हमें अलग अलग जो है वो स्ट्रक्चर्स दिए कि किस तरीके से हमारे पास में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अरेंज है। तो हम सब स्ट्रक्चर्स को नहीं पढ़ेंगे, हम जो मेन स्ट्रक्चर्स है ना हमारे पास में उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मेन स्ट्रक्चर आता है वो आता है थॉमसन। किसका आता है? थॉमसन, जे थॉमसन। जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। सबसे पहला मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन ने। भाई अभी जे थॉमसन के पास में, जे थॉमसन को पता है कि आपके पास में जो एटम्स प्रेजेंट है, ये एटम्स आपके पास में कैसे हैं? ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं जिनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स आपके पास में प्रेजेंट है। साथ ही इनको पता है कि एटम के अंदर आपके पास में नेगेटिव चार्ज है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एटम के पास है पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। और तीसरा तो आपके पास जीरो नेट जो है वो न्यूट्रॉन है आपके पास, राइट। तो ये पता चल गया कि एटम के अंदर क्या है आपके पास है, पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी है। कैसा है? पॉजिटिव चार्ज भी आपके पास में और नेगेटिव चार्ज भी आपके पास में। इसका मतलब क्या हो गया? कहते हैं कि अगर आपके पास में मान लो एक एटम है और उसमें सिर्फ प्रोटॉन है। क्या है? सिर्फ प्रोटॉन है। अगर सिर्फ प्रोटॉन होगा तो इसका चार्ज कैसा हो जाएगा एटम का? पॉजिटिव। कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। और मानो अगर एक एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन है तो इसका चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। कैसा चार्ज हो जाएगा आपके पास में? नेगेटिव आपके पास में। पर हमें क्या पता है? कहते हैं हमें तो ये पता है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आपके पास में। कह रहे हैं एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब जो भी चीजें उनके पास में, आपने एक लोहे की रॉड पकड़ी हुई है, आयरन है, वो एलिमेंट आयरन है, आयरन के उसमें एटम भी है कई सारे आपके पास। अगर वो आयरन पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्या आप उसको होल्ड कर पाएंगे? क्या वो नेगेटिव चार्ज होगा, आप उसको होल्ड कर पाएंगे? आप होल्ड कर पा रहे? कैसे? वो न्यूट्रल है। कैसे आपके पास में? वो न्यूट्रल है आपके पास में। तो न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया आपके पास में कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। कहते हैं भाई जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही आपके पास में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब अगर आपके पास में 5 प्रोटॉन है, मतलब +5 है, तो आपके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब -5 चार्ज होगा आपके पास में। ठीक है, तो +5 चार्ज अगर इधर है तो इधर भी -5 चार्ज है। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो +5 -5 कैंसिल आउट, नेट चार्ज क्या हो गया? 0। नेट चार्ज क्या हो गया आपके पास में? 0 आपके पास। तो हमें जे थॉमसन ने क्या कहा? जे थॉमसन ने कहा आपके पास में दैट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन, the positive charge due to proton and negative charge, बोलो, नेगेटिव चार्ज ड्यू टू, हाँ, तो ऐसे झुकने से नहीं होगा, इसको लगाने से होगा। इसीलिए कह रही हूँ रिलैक्स होके बैठ, सोच समझ और बता मुझे। आप बोल नहीं समझ में आया तो दिमाग, जब तू बैठा ही होता है कि एक बार उधर देख लिया कौन आ रहा है, एक बार पंखी को देख लिया, अबे तेरी स्पीड क्या है, थक तो नहीं गया रही तू बैठा बैठा? एक बार अपनी चेयर को, मैं ज्यादा भारी हो रहा हूँ, उठ जाऊं थोड़ा देर। जब तू ऐसे करता रहेगा हरकत तो बेटा कहाँ समझ में आएगा? अभी ये बहुत ही अच्छा बहाना इस बंदे ने पकड़ा हुआ है। यहाँ तो बस सब में खड़ा करके, नहीं आयुष तू आ गलत कर रहा है, बार बार कर दिया सारा सवाल। घर से ही होमवर्क करके नहीं आता, और घर से होमवर्क करके लेके आएगा क्यों नहीं आया? समझ में नहीं आया, इसलिए नहीं आया। वही चीज मैं यहाँ पूछ रही हूँ, समझ में आई है?
पर पता नहीं घर की चौखट क्या लांगी बच्चे ने कि बच्चे के दिमाग कुल, बेटा दिमाग साथ में गए। तो मगरमच्छ और बंदर वाला काम मत करती, मैं तो पेड़ पे छोड़ाया, मैं तो ट्यूशन में छोड़ाया दिमाग। अगर तू शिद्दत से आधे घंटे पढ़ेगा ना, आधे घंटे में काम हो जाएगा, पर तू वो शिद्दत ही नहीं रखता है। अभी तूने 10 मिनट जो मैंने डांट मारी उसके बाद में ध्यान से पढ़ा ना, तूने खुद से बोला मुझे क्या दिखता है, आया ना, तो मैं वही तो बोल रही हूँ। जरूरत नहीं है पूरे दिन किताब लेके बैठने की। यहाँ इतना कोई दम है ही नहीं कि जिसको 8 घंटे 20 घंटे लेके बैठो और फिर जाके काम करे। नहीं यार, तुम्हारा दिमाग भगवान की कृपा से इतना अच्छा है कि तुम आधे घंटे सीरियस नोट पे करोगे ना कि मुझे भी करना है, खत्म। ये नहीं बैठे हो, मम्मी प्यास लग रही है पानी देना, फिर एक अक्षर, मम्मी देखो शादी, फिर एक अक्षर, फिर ओह 7 बज गए, अभी तो मेरा एनिमी का कार्टून आ रहा है, मम्मी कहाँ है, मम्मी आंटी से बात कर रही है, ले कार्टून चला के देख लिया। ऐसे काम नहीं चलता बेटा। यू हैव टू डिसाइड कि मुझे अभी पढ़ना है, मतलब मुझे अभी पढ़ना है। वो आधे घंटे 1 घंटे मैं नहीं कह, तो 4 घंटे 5 घंटे किताब लेके बैठो ना, बस उतनी सी देर किताब लेके बैठो जितनी देर तुम्हारा मन है, और शिद्दत से पढ़ो। तुम्हें नई चीज समझ में आए तो मैं पढ़ाना शुरू कह रहा है। ओके, क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज, लाउडली, इलेक्ट्रॉन। यस, चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बैलेंस ईच अदर। मैं पता है इसका सुन सुन के थक गई हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया, और मैं ये सोच सोच के परेशान हो गई हूँ। भाई सब कुछ करके भिजवाती हूँ और अगले दिन बंदा होमवर्क नहीं करके लेके आता, क्यों? मुझे समझ में नहीं आया। अरे आई एम द पर्सन जो एक एक बंदे से पूछ के तुमसे क्वेश्चन करता है, और जब तक तुम सही जवाब नहीं देते मैं वापस तुम पे आके पूछती हूँ। हाउ कैन यू से दैट? समझ में नहीं आया। और ऐसा भी नहीं होता मेरे क्वेश्चन बुक के होते हैं, मेरे क्वेश्चन बुक के होते हैं, मैं तो ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बना के देती हूँ तुम्हें। सो हाउ कैन यू से दैट कि भाई मैं तो क्वेश्चन रट के आया हुआ था इसलिए मैंने कर दिया? वो काम भी नहीं हो सकता। आए ना बेटा, इस बहाने को छोड़ दे, आज से ही छोड़ दे, मुझे खुद अब पॉजिटिव चेंज मिलेगा। हाय मेरा तो फिलहाल सर। सो ओवरऑल एटम का चार्ज कैसा होगा? यस, विच implies दैट एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल आपके पास। समझ में? तो जे थॉमसन साहब ने क्या कहा? जे थॉमसन ने कहा कि भाई एटम तो न्यूट्रल है। एटम क्या है आपके पास में? यस, एटम न्यूट्रल है। और एटम न्यूट्रल क्यों है? कहते हैं एटम इसलिए न्यूट्रल है क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर लेता है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर लेता है। अब कहा कि अच्छा ठीक है चलो तुम एटम का स्ट्रक्चर भी बता दो। कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। कहते हैं एटम एक स्फीयर की तरह है। एटम इज लाइक अ स्फीयर। कहते हैं एटम एक स्फीयर की तरह। ये जो स्फीयर है ये एटम है, और ये स्फीयर कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। ये स्फीयर कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके बीच बीच में नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है। जैसे लड्डू में बीच बीच में किशमिश डाल दिया आपने, पुडिंग में बीच बीच में चेरी डाल दिया आपने, तो कहते हैं ऐसे ही बीच बीच में आपके पास में नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। आ रही है बात समझ में? तो इन्होंने क्या कहा, जे थॉमसन ने क्या कहा? एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एटम क्या है? यस, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज sphere in which negative charge is embedded or uniformly distributed. Uniformly embedded और डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली का मतलब ही यही हो गया कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा। समझ में आई बात? जे थॉमसन का मॉडल ऑफ एन एटम है, कोई डाउट?
तो जे थॉमसन ने क्या कहा, जे थॉमसन ने कहा कि एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर। एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है आपके पास में, जिसमें कि नेगेटिव चार्ज क्या है, इक्वली एम्बेडेड है। क्या है आपके पास, इक्वली एम्बेडेड है। पर इन्होंने हमें न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया, राइट। इन्होंने हमें न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया, और साथ ही उन्होंने ये बोला कि भाई पूरा स्फीयर ही पॉजिटिव चार्ज है। सबने इस बात को माना नहीं, कहते पॉसिबल कैसे है आपके पास में। तब आए आपके पास में रदरफोर्ड। कौन आए, यस, देयर केम रदरफोर्ड। एंड रदरफोर्ड ने किया एक अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या किया रदरफोर्ड ने, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, रदरफोर्ड ने। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने 1911 में किया था। कब किया, 1911 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बहुत ही थिन पतली शीट ली गोल्ड फॉइल की, बहुत ही पतली, पेपर की तरह पतली एक थिन शीट ली गोल्ड फॉइल की। अब आपने एक थिन शीट ली, मतलब उसमें बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है, यस और नो। तो आपने एक बहुत ही पतली शीट ली थिन गोल्ड फॉइल की, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे तो बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है आपके पास में। और इस पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया। क्या कराया, अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया भाई आपके पास में, कि भाई आपके पास में जो अल्फा रेज है ना आपके पास में, उन रेज को इससे इन्होंने बॉम्बार्ड कराया, मतलब इससे ऐसे पास कराया। तो इन्होंने सबसे पहली चीज क्या देखी कि ज्यादातर जो ये अल्फा रेज है ना, ये बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधी जा रही। अब आप एक बॉल को अगर फेंको सामने की तरफ, तो जब तक सामने दीवार नहीं आएगी या कोई रुकावट नहीं आएगी, बॉल जाएगी। जब कोई उछल के उसको कैच कर रहा है तब वो बॉल रुक जाएगी, या सामने कोई नेट आया तब वो रुक जाएगी आपके पास में, वरना वो जाएगी। अब इसका मतलब जब पार्टिकल आपके पास में 90% पार्टिकल सीधे पास हो रहे हैं आपके पास, सबसे पहली चीज क्या ऑब्जर्व करी, सबसे पहली चीज करी कि भाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कितने, नियरली 99%। मतलब अगर मैंने 100 रेज पास कराई है, तो 100 में से 99 सीधी जा रही है। कैसे जा रही है, सीधी जा रही है आपके पास में। सो 99 पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड मतलब बिना अपना रास्ता चेंज करे, वो ऐसे सीधे के सीधे पास में जाते जा रहे हैं आपके पास, मतलब बीच में कोई उनको रुकावट नहीं मिल रही। आ रही बात समझ में, बीच में उनको रुकावट नहीं मिल रही है। अभी अल्फा पार्टिकल है क्या, पहले आप इसको समझो, अल्फा पार्टिकल क्या है। अल्फा पार्टिकल आपके पास में है पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई आपके पास इसका पार्टिकल है। हीलियम गैस का जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो है, मतलब इस पे चार्ज कितना है, +2 है। पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, क्यों, क्योंकि हीलियम का मास होता है 4, मतलब उसके पास 2 प्रोटॉन। हीलियम के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई जिसके पास है +2 चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता है लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। कहां ध्यान है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को, आपके पास में एक दूसरे को अपनी तरफ जो है वो 2 मिनट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं आपके पास में। अब देखो आपके पास में अगर हमारा जो पॉजिटिव रे पार्टिकल है वो सीधा जा रहा है, तो क्या इसके रास्ते में कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो तो उससे रिपेल करेगा, वो तो दूर भागेगा, है कि नहीं। इसका मतलब ज्यादातर एटम में पॉजिटिव चार्ज नहीं, राइट। इसका मतलब क्या कि ज्यादातर एटम में आपके पास में पॉजिटिव चार्ज
नहीं है आपके पास में। ज्यादातर एटम में क्या है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है आपके पास में। ये चीज हमें समझ में आ गई। फिर हमने क्या देखा, हमने और रेस पास कराई, हमने और रेस पास कराई। तो कुछ, बाय बेटा, कुछ ऐसी रेस थी जो हल्के से छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। कुछ ऐसी रेस थी जो छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई आपके पास में। दैट इज सम ऑफ द alpha particles were deflected by small angle। अब वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब ये डिफ्लेक्शन किस कारण से होगा, अभी आपको पता है। डिफ्लेक्ट मतलब अपने रास्ते से भटकना। क्यों? वेरी गुड। इसका मतलब वहां कहीं पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। वहां क्या होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि रे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है अल्फा पार्टिकल की। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है और वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट मीन सामने क्या होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर सामने क्या होगा, कोई मास होगा, है कि नहीं। अगर दो बॉल एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो जब वो दो बॉल एक दूसरे से टकराएंगी तभी वो एक पाथ चेंज हो जाएगा, वरना वो सीधी सीधी जाएंगी, या सामने कोई और आपके पास रुकावट आ गई। यस और नो। इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है और कुछ मास है आपके पास में। ठीक है। और बहुत ही कम, मतलब 2 लाख 3 लाख में आपके पास कोई ऐसी रे है जो जिस रास्ते आई उसी रास्ते वापस चली गई। मतलब आपके पास बहुत कम ऐसी रेस हैं जो अपने ही रास्ते वापस जा रही है। दैट इज अ वेरी फ्यू एल्फा पार्टिकल्स। कितनी? 1 in 20,000 were either deflected by very large angles or were actually reflected back along their path। इसका मतलब क्या हो गया कि सारा पॉजिटिव चार्ज और मास यहीं पे है। यस और नो। अब समझो इस चीज को एक बार और। तो रदरफोर्ड ने जो आपके पास एक्सपेरिमेंट किया, उस हिसाब से अगर हम क्या देखें, उस हिसाब से हम देखते हैं कि भाई जो एटम है आपके पास, ओए मेरा एटम किधर गया, उस हिसाब से क्या हुआ आपके पास में, उस हिसाब से ये हुआ हमारे पास में कि मान लो ये एक एटम है और इस एटम से मैं कुछ अल्फा रेस को पास करती हूँ, तो मैं क्या देखूंगी कि मैक्सिमम रेस तो ऐसे सीधे के सीधे जा रहे हैं आपके पास में, राइट। मैक्सिमम रेस क्या कर रहे हैं आपके पास में, सीधे के सीधे जा रहे हैं अल्फा रेस विदाउट एनी डिफ्लेक्शन आपके पास में। पर कुछ ऐसी रेज है आपके पास में जो किसी एक पॉइंट पे थोड़ा सा आके हल्का सा मुझे डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, राइट। मुझे हल्का सा डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, दैट इज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल आपके पास में। और कुछ ऐसी रेज है आपके पास में जो एकदम टोटल डिफ्लेक्शन दे रही है मेरे पास में। टोटली क्या हो रहा है, बैक डिफ्लेक्शन दे रही है भाई, वापस जा रही है। आई बात समझ में आपके पास में। तो रदरफोर्ड ने ये जो चीजें आपके पास में ऑब्जर्व करी, उस ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने क्या बताया, उस ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने हमें क्या बताया, उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी वो क्या बताती है, देखो समझो इन्हें। समझ लोगे तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने कहा क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, इसका मतलब कि जो आपके पास में ज्यादातर स्पेस है वो कैसी है, खाली है। कैसी है, खाली है आपके पास में। सो व्हाट डज ही से, कहते हैं सिंस मोस्ट ऑफ द alpha particles passed through the foil undeflected।
बिना डिफ्लेक्ट हुए. It indicates that most of the space of an atom is empty. भाई से क्या बात चल गया कि ज्यादातर स्पेस एटम में कैसी है? एम्प्टी है, खाली है. कैसी है? एम्प्टी है, खाली है आपके पास. 2 मिनट बैठ जा, तो बस 2 पॉइंट बताना. इसको पीछे गेट बंद कर दिया ना. थैंक यू. ठीक है, कैसी है? खाली है आपके पास में, एम्प्टी है आपके पास में. समझ में आ गई बात? फिर हमने अल्फा पार्टिकल्स कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज. कैसे है? पॉजिटिवली चार्ज. अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज आपके पास. और साथ ही अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. क्या है? प्रोटॉन. क्या प्रोटॉन के पास मास होता है? मालूम में तेरे ऐसे करेगा तो अब भी नहीं होता है ना. तो मास है ना उसके पास. इलेक्ट्रॉन के पास मास बराबर है, बट प्रोटॉन के पास मास है. तो अल्फा पार्टिकल बीइंग पॉजिटिवली चार्ज एंड कंसिडरेबल मास, भाई उसके पास मास भी है. यस और नो? तो ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है. इसका मतलब वहां पे थोड़ा बहुत मास प्रेजेंट है कि नहीं? वहां पे थोड़ा बहुत मास प्रेजेंट है आपके पास में. कुड बी डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स. कह रहा है ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है. ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है. कहता है क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है आपके पास में? ऐसा इसलिए हो रहा है आपके पास में. इसका मतलब यहाँ पे कुछ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो डिफ्लेक्ट पॉजिटिव से ही होगा. मतलब यहाँ पे कुछ, जहां पे ये डिफ्लेक्शन हमें शो कर रहा है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. तो ये कहते हैं आपके पास में दिस शोज दैट. व्हाट डज दिस इंडिकेट? This indicates the presence of heavy positive center at the center in the atom. क्यों, कहाँ हो रहा है? मोस्टली सेंटर में हो रहा है. तो ये बता रहा है हमारे पास में कि यहाँ पे एक हैवी पॉजिटिव सेंटर है. और इसको इन्होंने क्या कहा? न्यूक्लियस. क्या कह दिया? बेटा मत कर. क्या कह दिया इन्होंने? न्यूक्लियस आपके पास. राइट. एक और ऑब्जर्वेशन क्या देखी थी कि वो बैक डिफ्लेक्शन दे रहा है आपके पास में. पूरा डिफ्लेक्ट हो रहा है आपके पास. नाउ व्हाट डज दिस बैक डिफ्लेक्शन शोज आपके पास? क्या देखा इन्होंने कि अल्फा पार्टिकल्स हेड ऑन कोलिजन. कहता है जब एकदम ही वो आपके पास न्यूक्लियस पे टकराता है, शोज डिफ्लेक्शन बाय लार्ज एंगल्स. जब वो एकदम ही न्यूक्लियस पे टकराया, तो जैसे टकराया वो उसी एंगल से वापस चला गया आपके पास में. तो शोज लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन. राइट. अब ये इससे जब हेड ऑन कोलिजन कर रहा है, पूरा टकरा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इस अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में जो हमारा न्यूक्लियस का मास है वो कैसा है? ज्यादा है. हाँ है ना? अगर बॉल पत्थर से, कॉस्को की बॉल पत्थर से टकराएगी, डिफ्लेक्ट होएगी? नहीं. पर वही कॉस्को की बॉल अगर एक फुटबॉल की बॉल से टकरा दी, डिफ्लेक्ट होएगी? अगर वही कॉस्को की बॉल दीवार से डिफ्लेक्ट होएगी? अगर वही कॉस्को की बॉल एक नायलॉन के पर्दे से टकराएगी, क्या डिफ्लेक्ट होगी? नहीं होगी. क्यों? पर्दे का मास क्या है? कम है आपके पास. तो इससे क्या पता चल गया आपके पास में? दैट which implies that alpha particle is very small, thus the space occupied by the heavy center is very small. मतलब बहुत छोटी सी जगह पे ये सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड. समझ में आ गई बात? पक्का. इसे कंक्लूजन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. इतना पढ़ के जो हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट समझा था आपके पास में, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट
रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था कि रदरफोर्ड ने एक थिन गोल्ड फॉइल ली थी। रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल ली। ये जो रेड डॉट है समझो ये आपका थिन गोल्ड फॉइल, मतलब ये गोल्ड एटम है आपके पास। तो यहां से जब आप रेस को पास करा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल रेस को, अल्फा क्या है आपके पास, पॉजिटिवली चार्ज। मन नहीं कर रहा, बंद कर दो। बस अल्फा क्या है आपके पास में, पॉजिटिवली हीलियम चार्ज पार्टिकल्स आपके पास में। तो जब आपके पास में ये अल्फा पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो अब आप देखो ये जो आपके पास में रेज है, ये रेज हमारे पास में मैक्सिमम रेज तो सीधा जा रही है ना। मैक्सिमम रेज क्या हो रही है, सीधा जा रही है। बट कुछ एक आधी रे आपके पास में डिफ्लेक्ट हो रही है विद अ स्मॉल एंगल। कुछ आपके पास रेज क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है स्मॉल एंगल। और कुछ रेज आपके पास ऐसी हैं जो पूरा डिफ्लेक्ट हो रही है आपके पास, जैसे जो ब्लू लाइन है कंप्लीट डिफ्लेक्शन को शो कर रही है, या मेजर एंगल से आपके पास में डिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि मैक्सिमम जो आपके पास में रेज हैं, मैक्सिमम जो आपके पास में रेज हैं, ये रेज आपके पास में क्या कर रही हैं, एम्प्टी स्पेस से जा रही हैं, ये सीधा डिफ्लेक्ट आपके पास अनडिफ्लेक्टेड पास हो रही है, राइट। अनडिफ्लेक्टेड पास हो रही है मतलब वहां कोई मास नहीं है और वहां पे कोई चार्ज नहीं है। क्योंकि डिफ्लेक्शन मतलब कब होगा, डिफ्लेक्शन होगा जब आपके पास ऑब्स्टिकल है। पर अगर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा मतलब आपके पास कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, तो वो अनडिफ्लेक्टेड जा रही है, इसका मतलब वहां पे कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। सेकेंडली हमें पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज आपके पास। इसका मतलब यहाँ पे एटम में सारी तरफ हमारे पास में क्या है, नॉन पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो वो डिफ्लेक्ट होती, हाँ है ना, पॉजिटिव चार्ज होता तो वो डिफ्लेक्ट होती। पर ये हमारे पास डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ये क्या कर रही है, ये तो आपके पास मैक्सिमम रेज, ये जो ब्लू रेज है, ये मैक्सिमम रेज अनडिफ्लेक्टेड पास हो रही है। कौन सी रेज डिफ्लेक्ट हो रही है, वो रेज जो नियर अबाउट न्यूक्लियस पास हो रही है। कौन सी रेज, जो नियर अबाउट न्यूक्लियस पास हो रही है आपके पास। न्यूक्लियस है मतलब मास होगा, इसीलिए डिफ्लेक्ट हो रही है आपके पास। और वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और 2000 में 20,000 में कोई एक रे है जो कंप्लीटली जाके वापस आ जा रही है, मतलब आपको मेजर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, आपको मेजर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। दैट मीन्स सारा का सारा मास, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, वो यहाँ पे इस सेंटर में आपके पास में, इसीलिए यहाँ से डिफ्लेक्शन हो रहा है। So this was the observation made by Rutherford. रदरफोर्ड साहब ने यही ऑब्जर्वेशंस किए थे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कराए थे। सबसे पहला उन्होंने कहा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, दैट इज नियरली 99% अल्फा पार्टिकल्स। कितना, 99% अल्फा पार्टिकल्स। कहते हैं भाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आपके पास, दैट इज 99% अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। आप अपनी बुक में भी डायग्राम में देख सकते हो, अगर 20 रे है तो 20 में से 18 रे तो ऐसे ही सीधी की सीधी जा रही हैं आपके पास, अनडिफ्लेक्टेड पास हो रही है आपके पास में। सेकेंड उन्होंने देखा कि कुछ आपके पास ऐसे हैं जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, हल्का सा बेंड होके जा रहे हैं आपके पास में, दैट इज दे आर शोइंग स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन आपके पास में। एंड अ वेरी फ्यू, ओनली वन, बहुत ही कम, 20,000 में कोई एक आपके पास में ऐसी है जो कि लार्ज एंगल से या पूरी तरीके से डिफ्लेक्ट होती जा रही है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या आई, ऑब्जर्वेशन आई कि ज्यादातर आपके पास में जो स्पेस है वो एम्प्टी है। ज्यादातर आपके पास में स्पेस एटम में कैसी है, एम्प्टी है। कहते हैं ज्यादातर स्पेस आपके पास में खाली है, क्योंकि डिफ्लेक्शन तभी होगा जब आपके पास कोई मास होगा, कोई ऑब्स्टिकल होगा आपके पास में। पर कोई मास नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, इसलिए आप अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हो। दैट मीन्स ज्यादातर स्पेस कैसी है आपके पास में, एम्प्टी है। सेकेंडली जब आप स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन शो कर रहे हो मतलब वहां पे कहीं थोड़ा बहुत आपको पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है।
क्या मिल रहा है आपको? पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है इसलिए आपके पास में स्मॉल एंगल से आपको वहां पे डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। और जब आपको मेजर डिफ्लेक्शन हो रहा है आपके पास में, जब कंप्लीट आपके पास में रे जो है वो जिस रास्ते से आई उसी रास्ते पे वापस जा रही है, दैट मीन्स वहां पे आपके पास में सारा पॉजिटिव चार्ज और मास कंसंट्रेटेड है। पर अगर हम एटम के मुकाबले बात करें तो वो स्पेस कैसी है? बहुत छोटी है, इट्स वेरी स्मॉल। कैसी है आपके पास में? वेरी स्मॉल, कि बहुत छोटी सी ऐसी जगह है जहाँ पे हेड ऑन पोल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है आपके पास में? हेड ऑन पोल्यूशन हो रहा है, मतलब सीधा जाके अल्फा पार्टिकल टकरा रहा है। और जब सीधा जाके अल्फा पार्टिकल आपके पास में टकरा रहा है तो वो उसी रास्ते से वापस आ रहा है। इसका मतलब जो सारा मास आपके पास में कंसंट्रेटेड है वो उस छोटी सी जगह पे कंसंट्रेटेड है, जिसको हमने क्या कहा? न्यूक्लियस। क्या कहा हमने? किसने कहा? रदरफोर्ड साहब ने। किसने कहा? रदरफोर्ड साहब ने कहा आपके पास में। तो रदरफोर्ड ने अपने इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हमें दिया एक मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड गेव अस अ मॉडल ऑफ एन एटम एंड उन्होंने उस मॉडल के कुछ फीचर्स बताए। सो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, हम उसके फीचर्स की बात करते हैं। कहते हैं सबसे पहली चीज, एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। कहते हैं कि भाई एक जो एटम होता है ना आपके पास में, इस एटम के आपके पास में दो पार्ट्स होते हैं। एक सेकेंड, कहते हैं एटम के आपके पास में दो पार्ट्स होते हैं आपके पास में। एक होता है आपके पास न्यूक्लियस वाला पार्ट और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। एक होता है आपके पास में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट आपके पास में। न्यूक्लियस वाला पार्ट कौन सा है? जो पार्ट आपका सेंटर में, कौन सा पार्ट है? जो एकदम सेंटर में है आपके पास में, वो आपका जो है वो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है आपके पास में। कहते हैं न्यूक्लियस के दो पार्ट्स हैं, सॉरी से एटम के दो पार्ट्स हैं आपके पास। एक है आपके पास में न्यूक्लियर रीजन और जो आपके पास में है आउटर न्यूक्लियर रीजन या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन बोल दीजिए आपके पास में। वो दो पार्ट आपके पास में प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहली चीज, दूसरा ये कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर में। कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर। दैट इज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द, yes, nucleus is present in center, present in the center of atom। और क्या साइज होगी इसकी? क्या? बहुत छोटी। कैसी होगी? बहुत छोटी। इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर बताया, नेग्लिजिबल। हर चीज को नेग्लिजिबल मत कर। प्रोटॉन का अपना मास है, न्यूट्रॉन का मास है। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो फिर जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सारा मास वहीं पे, तो वो ना के बराबर कैसे हो सकता है? मतलब कंपेयर करो अगर आप एटम के साथ, एटम का अगर आपको मान लो एटम का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो जो न्यूक्लियस पोर्शन है उसका रेडियस आपको 0.0001 सेंटीमीटर मिलेगा। तो उसकी साइज एटम की साइज के हिसाब से बहुत छोटी है आपके पास में, एंड इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। अगर हम एटम से साइज को कंपेयर करें तो उसकी साइज क्या होगी आपके पास में? बहुत छोटी होगी आपके पास में, ठीक है। और क्या कहते हैं कि सारा मास किसके कारण है? इसके कारण है आपके पास में। एंड इट कंटेन्स ऑल द मास ऑफ एन एटम।
ये बात हमें रदरफोर्ड ने नहीं कही थी, ये चैडविक साहब ने कही थी। इन्होंने तो बस इतना कहा था कि एक न्यूक्लियस है। क्या कहा था इन्होंने? कि एक न्यूक्लियस है जो एटम के सेंटर में है। उसको छोड़ दो बेटा, समझने में ध्यान दो। एक न्यूक्लियस है जो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है और एटम के हिसाब से उसकी साइज बहुत छोटी है। दिस वॉज टोल्ड बाय जेम्स चैडविक आपके पास में। देयर वॉज अ पर्सन कॉल्ड जेम्स चैडविक, जिन्होंने रदरफोर्ड के कई साल बाद हमें ये चीज थे कि ये मास किसके कारण है? ये मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। रदरफोर्ड ने कहीं प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं बोला, उसने बस पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, मास, इनकी बात करी। तो वही चीज उन्होंने कही कि एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है और वहां पॉजिटिव चार्ज और मास है। ये चैडविक आए थे आपके पास में, उन्होंने कहा कि मास जो है वो टोटली न्यूक्लियस के कारण है। मास ऑफ एटम इज मेनली ऑफ न्यूक्लियस, इज मेनली ऑफ, कहते हैं जो मास है आपके पास में ये मेनली न्यूक्लियस के कारण है आपके पास में। और ये किसका है? ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आपके पास कहाँ है? न्यूक्लियस में। समझ में आ रही है बात? और क्योंकि प्रोटॉन प्रेजेंट है इसीलिए न्यूक्लियस का चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। दैट इज न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। कहते हैं न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है आपके पास में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? बाहर। कहाँ? न्यूक्लियस में, मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में। तो और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा, प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। समझ में आई बात? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में। और कहते हैं स्टेशनरी नहीं, एंड आर नॉट स्टेशनरी। ये बात रदरफोर्ड ने कही, इसको ध्यान से समझो। रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस के बाहर ही जो खाली स्पेस है, इस स्पेस में आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स है, पर ये इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, मतलब रेस्ट पे नहीं है, पोजीशन सेम नहीं रख रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? थ्रू आउट घूमते जा रहे हैं आपके पास में। ये क्या करेंगे? आपके पास में घूमते जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा दीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, revolving around the nucleus at high speed, at high speed in circular path. है indivisible। ये सबसे पहले चीज कही गई थी, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। सबसे पहले आपके पास नहीं, इनविजिबल क्यों है? आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं, जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन को देख सकते हो तो आप एटम को नहीं देख पाएंगे। एटम तो इलेक्ट्रॉन से बड़ा है ना, तो उसको तो देख सकते हो। अच्छा, अब जो रदरफोर्ड साहब ने अपनी ये बात कही, इस बात के हिसाब से क्या हुआ? इस बात के हिसाब से आ गया कि ये सेंटर में आपके पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब अगर कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में घूमेगी तो वो एनर्जी रेडिएट करेगी, मतलब एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा मतलब एक टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन आके कहाँ गिर जाएगा? न्यूक्लियस में। हाँ है ना? सिंपल देखो, अगर आप खड़े हो और आप गोल 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 घूम रहे हो, तो आप जहां घूम रहे हो एक टाइम पे जब एनर्जी जीरो हो गई तो धड़ाम से गिर जाओगे वहीं पे। सो सेम थिंग, एक इलेक्ट्रॉन है, चक्कर मार रहा है, गोला मार रहा है, गोला मार रहा है, गोला मार रहा है, वो भी क्या है? चार्ज पार्टिकल है, बहुत हाई स्पीड पे गोला मार रहा है, गोला मार रहा है, गोला मार रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? रेडिएट होगी, वो एनर्जी को रिलीज करेगा। तो जैसे वो एनर्जी को रिलीज करेगा एक टाइम पे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो, खत्म, रेस्ट पे आ गया।
रेस्ट पे आ गया तो धड़ाम से आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो एटम गेट्स डिस्ट्रॉयड। न्यूट्रल तो एटम वैसे ही होता है क्योंकि जितना उसमें इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन है, तो न्यूट्रल तो वैसे ही है। पर जब सारे इलेक्ट्रॉन आके एटम में गिर गए तो एटम गेट्स डिस्ट्रॉयड, भाई खत्म हो गया आपके पास में। यस सर, खत्म हो गया आपके पास। सो एटम गेट्स डिस्ट्रॉयड आपके पास में इस चीज के हिसाब से जो उन्होंने कही। क्या कही उन्होंने कि सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास में, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं आपके पास में। क्लियर, समझ में आ गया? पर इसके लिए इन्होंने एक चीज करी आपके पास, भाई पहले इनसे कह दिया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब होना क्या चाहिए, दैट इलेक्ट्रॉन विल गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स न्यूक्लियस और वो उसमें पहले ही फॉल कर जाना चाहिए आप। तो इसके लिए इन्होंने कहा था कि ये स्टेशनरी नहीं है। समझ में आ रही बात? इन्होंने कहा ऐसा नहीं है भाई, ये स्टेशनरी नहीं है आपके पास, पहली चीज। दूसरा इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमने मोशन में पढ़ा था, जब कोई सर्कुलर मोशन करता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। तो इन्होंने कहा कि जब आपके पास में इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है तो हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और वो फॉल करेगा। पर कहते हैं नहीं भाई, ऐसा तो है ही नहीं। जो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये घूम रहा है तो इसका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटवर्ड होता है इनवर्ड होता है? आउटवर्ड होता है। चाबी का छल्ला घुमाते हो, छल्ला बाहर जाके गिरता है अंदर आके गिरता है? क्योंकि आपके पास वेलोसिटी क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। तो इन्होंने कहा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो आउटवर्ड लग रहा है बाहर की तरफ, और ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज खींच रहा है, कहता दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, मतलब कैंसिल आउट कर देते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। क्यों कहा रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है? इसीलिए कहा इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। कहते हैं द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन do not come close to nucleus due to force of attraction as it is balanced by centrifugal force which is directed away from the nucleus, which is directed away from the nucleus। कंसेप्ट समझे? कंसेप्ट समझ गए ना? कहता है अगर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, दोनों रेस्ट में, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आएगा। तो रदरफोर्ड कहते हैं क्यों आएगा बावलो, नहीं आने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन के कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है जो कि आपके पास में अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है। समझ में आ रही है बात? तो एक फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड दूसरा फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स। कहते हैं दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज न्यूमेरिकली एक दूसरे के इक्वल हैं। दोनों फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज एक दूसरे के इक्वल हैं। जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन लग रहा है वो भी, और जो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है वो भी मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल आउट करते हैं और एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, जिस कारण से जो नेट फोर्स है, यस,
जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो। कहता है इसीलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ नहीं आता है। समझ में आई बात। पर जब इन्होंने ये बात कही तो भाई कहते हैं कि भाई अच्छा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी को रेडिएट करेगा। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। और जब वो एनर्जी को रेडिएट करेगा तो वो तो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। यस और नो, तो वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा आपके पास में। कहते फिर भी आप गलत हो आपके पास में। आई बात समझ में। तो दिस इज नोन एज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। समझे ड्रॉबैक। ड्रॉबैक यही है आपके पास में कि कहता है जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है देन इट ऑलवेज रेडिएट्स एनर्जी। कहते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल revolves around circular path then it always radiates energy। वो हमेशा एनर्जी को रेडिएट करेगा। हाँ जी, क्या करेगा, हमेशा एनर्जी को जो है वो रेडिएट करेगा, रिलीज करेगा आपके पास में। तो वो सर्कुलर में नहीं रहेगा। देन इट विल मूव इन स्पाइरल। कैसे मूव करेगा, एंड कोलाइड विद द न्यूक्लियस। फिर वो न्यूक्लियस के साथ जो कोलाइड करेगा उसमें गिर जाएगा। दिस डिस्टर्ब इट्स स्टेबिलिटी। इसका मतलब एटम स्टेबल ही नहीं है। इसका मतलब एटम स्टेबल ही नहीं है आपके पास में। दिस वॉज द वन एंड ओनली वन ड्रॉबैक। 11th में करेंगे दो और, अभी के लिए वन एंड ओनली वन ड्रॉबैक आपके पास में। एक अंदर से स्टील का ग्लास लेते हैं, ग्लास की क्या समझे कि भाई जब इलेक्ट्रॉन आपके पास में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जब घूम रहा है इसके चारों तरफ, तो घूमते घूमते उसकी एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज होते होते वो सर्कुलर पाथ में नहीं रहेगा, वो स्पाइरल पाथ में जो है वो मूव करेगा। और ऐसे मूव करते हुए वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। जब वो न्यूक्लियस में गिर गया तो एटम खत्म, खलास। दैट इज एटम इज नॉट स्टेबल। कांस्टेंट नहीं बेटा, स्टेबल। समझे बात को। रदरफोर्ड क्लियर बेटा। इतना पढ़ के आइए, कल नेक्स्ट क्लास में फिर बोर से करते हैं।